नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से केरल और कर्नाटका के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आज शाम 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की कोच्चि मेट्रो और भारतीय रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कल कोच्चि में स्वदेश में डिजाइन और निर्मित पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत राष्ट्र को समर्पित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के ई-आवास वेब पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय आज से देश भर में पोषण माह मनाएगा। वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 13.5% रही। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना आम आदमी पार्टी के नेताओं पर अपने विरुद्ध निराधार आरोप लगाने के लिए मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने चीन पर शिनचियांग प्रांत में मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप लगाया। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में ग्रुप ए के दूसरे मैच में कल भारत ने हांगकांग को 40 रन से हराकर सुपर 4 के लिए क्वालीफाई किया। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से केरल और कर्नाटका के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। श्री मोदी आज शाम कोच्चि हवाई अड्डे के पास कालड़ी गांव में आदि शंकराचार्य के जन्म स्थान श्री आदि शंकर जन्मभूमि क्षेत्रम जाएंगे। बाद में शाम 6 बजे के करीब प्रधानमंत्री कोच्चि मेट्रो और भारतीय रेलवे की 4,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक रिपोर्ट। श्री मोदी कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के पेट्टा से SN जंक्शन के बीच पहले चरण के विस्तार का उद्घाटन करेंगे, जिसमें लगभग 55% ऊर्जा की जरूरत सौर ऊर्जा से पूरी की जा रही है। प्रधानमंत्री कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से इंफो पार्क के बीच 11 किलोमीटर से अधिक लंबे दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले कुरुपंथरा कोट्टायम चिंगवनम रेलखंड रेल मार्ग राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री केरल के 3 रेलवे स्टेशन एर्नाकुलम जंक्शन, एर्नाकुलम शहर और कोल्लम के पुनर्विकास कार्यों की आधारशिला भी रखेंगे। ये रेलवे स्टेशन अत्याधुनिक और विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होंगे। प्रधानमंत्री कल कोच्चि में देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में जलावतरण करेंगे। कोच्चि से राजमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। दिन में 1:30 बजे प्रधानमंत्री मैंगलुरु में 3,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री द्वारा कई विकास योजना का शुभारंभ होगा। मंगलुरु में स्थित पेट्रोकेमिकल कंपनी में इंटीग्रेटेड लिक्विड पेट्रोलियम गैस और बल्क लिक्विड पेट्रोलियम ऑयल और लुब्रिकेंट व्यवस्था का शिलान्यास करेंगे। खाद्य तेल उत्पादन केंद्र और बिटुमिन उत्पादन केंद्र का शिलान्यास भी किया जाएगा। BS6 स्तर का योजनाएं और समुद्र के खारे पानी को साफ करने के यंत्र का उद्घाटन भी वह करेंगे। कुलई में वह फिशिंग हार्बर का शिलान्यास भी करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के ई-आवास पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के कर्मचारियों के लिए बेहतर आवास सुविधाओं का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में है। मंत्रालय ने कहा कि आवंटन की संशोधित नीति लागू करने तथा आवंटन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए वेब पोर्टल CAPF ई-आवास विकसित किया गया है। ये वेब पोर्टल CAPF और असम राइफल्स के पात्र कर्मियों को आवासों के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा देगा।
बिहार में गन्ना उद्योग मंत्री कार्तिक कुमार ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है और राज्यपाल फागू चौहान को अपनी अनुशंसा भेज दी है। कार्तिक कुमार को आज ही अपहरण के एक मामले में अदालत में पेश होना है। कार्तिक कुमार विधान परिषद में राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य हैं। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता को गन्ना उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय आज से 30 सितंबर तक पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है। इस वर्ष के पोषण माह का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से महिला और स्वास्थ्य तथा बच्चा और शिक्षा पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि पोषण अभियान भारत सरकार की प्रमुख योजना है। पोषण माह के दौरान स्वस्थ भारत के परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से 6 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ पोषण के महत्व पर जागरूकता फैलाने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पंचायत स्तर पर आंगनबाड़ी सेवाओं तथा बेहतर स्वास्थ्य प्रथाओं पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। वहीं आंगनबाड़ी सेवाओं के दायरे में ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को शामिल करने के उद्देश्य से विकास मापन अभियान चलाया जाएगा। साथ ही किशोरियों में एनीमिया की जांच के लिए स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे। वहीं राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली गतिविधियों में पारंपरिक पौष्टिक व्यंजनों से संबंधित अम्मा की रसोई का आयोजन किया जाएगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पिछले माह मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पोषण माह प्रत्येक वर्ष 1 से 30 सितंबर के बीच मनाया जाता है। सितंबर का महीना त्योहारों के साथ साथ पोषण से जुड़े बड़े अभियान को भी समर्पित है। हम हर साल 1 से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाते हैं। कुपोषण के खिलाफ पूरे देश में अनेक क्रिएटिव और डाइवर्स एफर्ट्स किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल और जन भागीदारी भी पोषण अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। देश में लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल डिवाइस देने से लेकर आंगनवाड़ी सेवाओं की पहुंच को मॉनिटर करने के लिए पोषण ट्रैकर भी लॉन्च किया गया है। वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून में देश के सकल घरेलू उत्पाद के विकास दर 13.5% रही। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से जारी अंतरिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के पहली तिमाही में कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्र में 4.5% की वृद्धि हुई। विनिर्माण क्षेत्र में 4.8% और निर्माण क्षेत्र में 16.8% की वृद्धि हुई। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाओं के सकल घरेलू उत्पाद में चालू वित्त वर्ष में 25.7% की वृद्धि दर्ज की गई। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर अपने खिलाफ निराधार आरोप लगाने के लिए मानहानि का मुकदमा दायर करने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी के इन नेताओं में आतिशी, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और जैस्मीन शाह शामिल हैं। इन नेताओं ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग से संबंधित 2016 के एक मामले में उपराज्यपाल का नाम जोड़ने और उनके खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और बदनाम करने वाले आरोप लगाए थे। दिल्ली के उपराज्यपाल ने लोगों का ध्यान भटकाने वाले इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ये फैसला किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। Northeast Diary program broadcast every Thursday and Sunday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Northeast Diary this week, that is the 1st of September 2022, brings an exclusive interview with Madhusudan Nath, bureaucrat and writer from Assam. Looking forward to see you there. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को देखने के लिए की गई है। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी जागो ग्राहक जागो। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से केरल और कर्नाटक के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आज शाम 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की कोच्चि मेट्रो और भारतीय रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कल कोच्चि में स्वदेश में डिजाइन और निर्मित पहला विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत राष्ट्र को समर्पित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के ई आवास वेब पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आज से देश भर में पोषण माह मनाएगा। वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 13.5% रही। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना आम आदमी पार्टी के नेताओं पर अपने विरुद्ध निराधार आरोप लगाने के लिए मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने चीन पर शिनचियांग प्रांत में मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप लगाया और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में ग्रुप ए के दूसरे मैच में कल भारत ने हांगकांग को 40 रन से हराकर सुपर 4 के लिए क्वालीफाई कर लिया। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के सोपोर इलाके के बोमई गांव में कल शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया सूचना मिलने के बाद पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के संयुक्त दल ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई और जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए। उत्तर प्रदेश में प्रमुख नदियों में बाढ़ आने से 1100 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। इस वर्ष राज्य में औसत से कम वर्षा के बावजूद कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विमान से गाजीपुर और वाराणसी जिलों का सर्वेक्षण किया। आदित्यनाथ ने गाजीपुर और वाराणसी जिलों में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और राहत तथा बचाव कार्य की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल प्रदेश में औसत से कम बारिश हुई है और बाढ़ की ये स्थिति राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुई भारी बारिश और प्रदेश की प्रमुख नदियों में भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने की वजह से पैदा हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेगी और सरकार न सिर्फ बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है बल्कि कम बारिश की वजह से परेशान किसानों को भी हर संभव मदद देने का प्रयास कर रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा दर्शाता है। आज की कड़ी में प्रस्तुत है 1954 से 1963 तक के भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों के बारे में जानकारी। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ की आज की कड़ी में हम आपके लिए वर्ष 1954 से 1963 तक के भारत रत्न विजेताओं के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार है। इसकी स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। ये समाज के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सार्वजनिक सेवा और मानवता की सेवा के लिए उच्चतम प्रदर्शन करने के लिए प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। अब तक 48 प्रख्यात हस्तियों को भारत रत्न से अलंकृत किया जा चुका है। देश में पहला भारत रत्न पुरस्कार वर्ष 1954 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को प्रदान किया गया था। I am Rajagopalachari and I am speaking from Madras All India Radio Broadcasting Station. I have been given the honor of inaugurating this Hindustan Akashvani in Madras. When anyone speaks, the vibrations taking shape according to each articulated sound are transmitted across the air and touching the membrane in the ear, set it in corresponding vibrations, which in turn produce changes in the brain that give us a perception of what our friend is saying. श्री राजगोपालाचारी के साथ ही प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक और देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। The great point about Indian thought was that it was subject to renewal in every stage. We had Indian thought in the Vedas is one thing, the Upanishads is quite different. We come to the Buddhist and Gita works.
different altogether. Then you come to the commentators, Shankara, Ramananda, etc., quite different. Then when you had a number of saint singers like Kabir, Ramananda, etc., who were trying to help us to find out common background of all these religions. It is said to be unity in diversity. Different cultures, different peoples, different religions are getting together. And Indian thought essentially emphasized what you call the saintliness of man. इसी वर्ष नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सीवी रमन को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। The mind today, you must keep it fresh. Don't fog the mind with all sorts of things. And then the spirit. You see, behind the mind is also the spirit. The spirit is, the word spirit means really elan. You know what I mean? It's the thing that behind the mind there is something that makes the thing go on. वर्ष 1955 में कार्यकर्ता, दार्शनिक और शिक्षाविद भगवान दास, सिविल इंजीनियर और मैसूर के दीवान डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1957 में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1958 में समाज सुधारक और शिक्षक ढोंडो केशव कर्वे को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। वर्ष 1961 में चिकित्सक, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता विधान चंद्र रॉय और संयुक्त प्रांत विधानसभा के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन को भारत रत्न से अलंकृत किया गया। वर्ष 1962 में ये पुरस्कार सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, राजनेता, विद्वान और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रदान किया गया। वर्ष 1963 में अर्थशास्त्री, दार्शनिक, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और बिहार के राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन को सम्मानित किया गया। Information and skill are not synonymous with education. I will take that risk, for I mean what I have said. Indeed, information and skill are not even reliable measures of education. In order to make them serviceable as such, we must make a distinction. Information, as you can easily see, can be of two kinds. It can be knowledge acquired by someone else by his own mental effort and passed on to us as ready-made information. Or it can be knowledge acquired by us through our own experience, knowledge that has grown in our mind by its own efforts. इंडोलॉजिस्ट और संस्कृत विद्वान पांडुरंग वामन केन को भी वर्ष 1963 में ये पुरस्कार दिया गया। कल की कड़ी में हम आपके लिए वर्ष 1966 से 1990 के बीच भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वालों की जानकारी लेकर आएंगे। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर पर @AIRNewsAlerts, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप और फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ सुनने के लिए आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहें। सुर्खियों में सवेरे कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं पोषण माह विषय पर परिचर्चा। प्रतिभागी हैं प्रतिरोधक क्षमता से संबद्ध राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। देश भर में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए 2018 से पोषण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आउटरीच एक्टिविटीज और सामुदायिक स्तर पर कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और इस अभियान को जन आंदोलन बनाने पर बल दिया गया है और कई गतिविधियों के साथ हर साल सितंबर माह में पोषण माह मनाया जाता है। डॉक्टर अरोड़ा, जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों में, किशोरियों में, गर्भवती महिलाओं में, लैक्टेटिंग मदर्स में कुपोषण की समस्या देखी जाती है। इसके लिए पोषण अभियान और पोषण माह जैसे कदम, इनसे किस तरह से कुपोषण के उन्मूलन में और सही पोषण उपलब्ध कराने में मदद मिल रही है? ये देश विभिन्नताओं से भरा हुआ है और खाने पीने की चीजों में भी उतनी विभिन्नता है और इसमें पैसे की इतनी जरूरत नहीं है जितनी की जानकारी की। और अगर सही खाना खाया जाए और पोषण को ध्यान में रख करके खाया जाए तो उसमें पैसे ज्यादा नहीं लगते, लेकिन कुपोषण से बचाया जा सकता है। और इसी जानकारी के अभाव को पूरा करने के लिए ये जो पूरा अभियान है, इसका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है और पिछले 3-4 साल में देखा गया है कि
पोषण की स्थिति में धीरे धीरे अब सुधार आ रहा है। जैसे जैसे लोगों के मन में ये समझ आ रही है कि खाना जो है उतना ही जरूरी है जितने कि घर की और छोटी मोटी चीजें खरीदने के लिए, और बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए खास तौर पे, क्योंकि इनका शारीरिक विकास ही जरूरी नहीं होता लेकिन मानसिक और बौद्धिक विकास, और उसके लिए पोषण की जरूरत है। तो उस हिसाब से ये जो पोषण अभियान है इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका जब से शुरू है उसमें निभाई है, और आगे भी इसमें हम सबको बढ़ चढ़ के भाग लेने की जरूरत है। डॉक्टर अरोड़ा, 6 महीने से लेकर 5 साल तक की आयु के बच्चों में जो एनीमिया की समस्या होती है, अगर किशोरियों की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, तो उनमें भी एनीमिया और पोषण की कमी की बात होती है। तो अगर पोषण सही मिले इन सभी ग्रुप्स को, तो किस तरह से देश में कुपोषण की जो समस्या कही जाती है बहुत तादाद में रही है, उसको दूर करने में मदद मिलेगी, और इन कार्यक्रमों की डिलीवरी से किस तरह से इसमें हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं? एनीमिया जो है एक तरह से यूं कहूं कि भयंकर पब्लिक हेल्थ बीमारी है। लगभग हर दूसरा बच्चा, हर दूसरी गर्भवती महिला, हर दूसरी किशोरी जो है एनीमिया से ग्रस्त है। जो हमारे रोजमर्रा का भोजन है उसमें अब कोशिश की जा रही है कि उसमें ये जो मुख्य पोषक तत्व हैं जैसे आयरन है और बाकी चीजें हैं, आयोडीन है, ये हमारे खाने में मिला के दिया जा सके, जिससे कि हम जो चीज भी खाएं उसमें आयरन चला जाए। और अगर पेट में कीड़े हों या हमारे आसपास का वातावरण साफ नहीं होता, उससे भी भोजन का हम खाना तो खाते हैं लेकिन उसका पूरी तरीके से डाइजेशन या उसका पूरा एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। तो कुल मिलाकर के पिछले कई सालों में जो कार्यक्रम चलाया गया है, चाहे वो स्वच्छ भारत का है, हर घर जल है, साथ ही साथ अब चावल को आयरन से फोर्टिफाई किया जा रहा है, और सप्लीमेंटेशन, और उसके अलावा अगर हम अपनी खाने की प्लेट में अलग अलग रंगों की सब्जियां और खाना भाज्य पदार्थ अगर इस्तेमाल करते हैं, तो हमें लगता है बहुत ही साधारण एक जन आंदोलन से हम अपने पूरी की पूरी पीढ़ी का और आने वाली पीढ़ियों का स्वास्थ्य बेहतर कर सकते हैं। जो इस अभियान की खासियत है वो ये कि इसमें चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग हो या ग्रोथ मॉनिटरिंग हो कि वजन कितना बढ़ रहा है या नहीं, इन सब चीजों को लेकर एक तरह से मॉनिटरिंग की जाती है आशा बहनों द्वारा या आंगनवाड़ी स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा, जिससे कि पोषण मिलने के साथ साथ उनको पोषण का कितना लाभ मिल रहा है इसकी भी निगरानी की जा सके। तो ये कितना अहम है जिससे कि कुपोषण को हम जल्द दूर कर सकते हैं? ये बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी। हम सबको अपनी तरफ से पोषण अच्छी तरीके से देने की कोशिश करते हैं पूरी जी जान से, लेकिन क्या वो पोषण जो भोजन है वो उचित मात्रा में है और उसका शरीर पर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए बच्चे का लगातार समय समय पर वजन करना और उसकी शारीरिक विकास को मॉनिटर करना अत्यंत आवश्यक रहता है। ये भी देखना होता है कि उसमें एनीमिया तो नहीं है। और मैं हर एक से प्रार्थना करूंगा कि वो खुद आकर के, अगर आशा बहन जी या आंगनवाड़ी में या आपके चिकित्सक भूल गए आपके बच्चे का वजन लेना, उसकी ऊंचाई लेना और बाकी उसकी जांच करना, तो उनको याद दिलाइए। और मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड है, उसमें आप जब अपने बच्चे की वजन को बढ़ता हुआ देखते हैं, जो उसकी ऊंचाई को बढ़ता हुआ देखते हैं, उसको देख करके अत्यंत गर्व होता है अपने पे कि मैं बच्चे की देखभाल ठीक कर रही हूँ। दूसरा, ये भी पता चल रहा होता है कि अगर कोई बीमारी है या बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा तो तुरंत कुछ काम करना है। चिकित्सक को भी पता चल रहा होता है और माता पिता को भी। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के जिस तरह से रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पिछले 3-4 साल में जरूर कुछ थोड़ा बहुत सुधार हमें देखने को मिला है, चाहे वो 5 साल तक की उम्र के बच्चों में न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स हों वो बेहतर हुए हों, या बच्चों में स्टंटिंग, कम वजन की रिपोर्ट्स थोड़ी बेहतर आई हैं, लेकिन और बेहतरी की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से जिस तरह से पोषण माह और पोषण अभियान चलाए जा रहे हैं, उनके जो लक्ष्य हैं, अगर वो सही तरह से चलते हैं तो हमें जरूर आगे आने वाले समय में इसके बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे। डॉक्टर एनके अरोड़ा, आप कार्यक्रम में जुड़े और इस विषय पर आपने हमारे साथ चर्चा की। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे पोषण माह पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे प्रतिरोधक क्षमता से संबद्ध राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि चीन के शिनजियांग में वीगर स्वायत्त क्षेत्र में
वीगर और मुख्य रूप से मुस्लिम समुदायों के खिलाफ मानवाधिकारों का गंभीर हनन हुआ है। आयोग ने कल जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि यातना या बुरे बर्ताव सहित जबरन चिकित्सा उपचार और हिरासत की बेहद खराब स्थितियों के आरोप पूरी तरह से सत्य हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने कहा कि वीगर और अन्य लोगों को लंबे समय तक हिरासत में रखे जाना अंतर्राष्ट्रीय अपराध, विशेष रूप से मानवता के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकता है। एशिया कप क्रिकेट 2020 टूर्नामेंट के ग्रुप ए के दूसरे मैच में कल भारत ने हांगकांग को 40 रन से हराकर सुपर 4 के लिए क्वालीफाई कर लिया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 152 रन ही बना सकी। सूर्य कुमार यादव को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर वसुधा गुप्ता आज आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगी। समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक नियुक्त किए जाने से पहले वे पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी में महानिदेशक पद पर कार्यरत थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। देवेंद्र बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 13.5% की वृद्धि अखबारों की बड़ी खबर है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद अर्थव्यवस्था में तेज उछाल। दुनिया की 20 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में भारत की वृद्धि इस अवधि में सबसे अधिक दर्ज की गई। कोरोना पूर्व काल के मुकाबले जीडीपी में 3.8% की बढ़ोतरी। निजी खपत की हिस्सेदारी लगभग 60%। सेवा सेक्टर में 2.5 अंक की वृद्धि। राजस्थान पत्रिका की बड़ी खबर है, गणेशोत्सव पर बाजार गुलजार। त्योहारी सीजन का जोरदार आगाज, 10,000 करोड़ रुपए के कारोबार के आसार। दशहरा दीपावली के लिए अच्छे संकेत। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, ज्वेलरी और कार की बिक्री का टूटेगा रिकॉर्ड। व्यापारी कर रहे हैं एडवांस बुकिंग। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति के निर्णय पर लोकसत्य लिखता है, राज्यों को 8 रुपए प्रति किलोग्राम की छूट पर 15 लाख टन चना देगी केंद्र सरकार। वीर अर्जुन का कहना है, अरहर, उड़द और मसूर की खरीद सीमा भी बढ़ी। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर कुछ अखबार मुखर हैं। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, कठपुतली अध्यक्ष की आशंका के मद्देनजर चुनाव प्रक्रिया पर उठे सवाल। पत्र की टिप्पणी है, कांग्रेस में बागी मांगे आजादी। G23 के कई नेता खामोश। हिंदुस्तान की अहम खबर है, सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारतीय वैक्सीन आज आएगी। केंद्र सरकार और सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है स्वदेशी टीका। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जनता को करेंगे समर्पित। दैनिक भास्कर ने विश्वसनीयता पर सर्वेक्षण के हवाले से लिखा है, अपने लोगों पर भरोसा करने में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर। दुनिया में सबसे भरोसेमंद पेशा डॉक्टरी है, वैज्ञानिक दूसरे और अध्यापक तीसरे स्थान पर। नेता पर भरोसा करने में भारतीय सबसे आगे, अफसरों पर यकीन में दूसरा नंबर। तत्कालीन सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचोव के निधन पर 20वीं सदी के नायक शीर्षक से अमर उजाला लिखता है कि गोर्बाचोव को 7 दशक पुरानी घुन लगी व्यवस्था को बदलने की कोशिश करने वाले साहसी कम्युनिस्ट के रूप में याद किया जाएगा। पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्गठन और ग्लासनोस्त यानी खुलापन जैसे शब्द सिर्फ सोवियत संघ में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चित हो गए थे। अब एक अन्य समाचार। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय कंप्यूटर आपात प्रबंधन दल CERTIN ने सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से कल 13 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का सफलतापूर्वक संचालन किया। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नेतृत्व में कार्यदल ने इसका संचालन किया। इस अभ्यास का विषय रैंसमवेयर हमलों से निपटने के लिए सुदृढ़ नेटवर्क बनाना था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से केरल और कर्नाटका के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आज शाम 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की कोच्चि मेट्रो और भारतीय रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कल कोच्चि में स्वदेश में डिजाइन और निर्मित पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत राष्ट्र को समर्पित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के ई-आवास वेब पोर्टल का शुभारंभ करेंगे।
महिला और बाल विकास मंत्रालय आज से देश भर में पोषण माह मनाएगा। वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 13.5% रही। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना आम आदमी पार्टी के नेताओं पर अपने विरुद्ध निराधार आरोप लगाने के लिए मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने चीन पर शिनजियांग प्रांत में मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप लगाया और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप ए के दूसरे मैच में कल भारत ने हांगकांग को 40 रन से हराकर सुपर 4 के लिए क्वालीफाई किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।